तो सर आपने एक बयान सुना होगा, शायद खट्टर साहब ने दिया था कि अगर ओपीएस कर्मचारियों को तो देश है ना दिवालिया हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी कैलकुलेशन तो की होगी अच्छे से कि भाई दिवालिया होगा नहीं होगा। उपराष्ट्रपति रहे हैं जगदीप धनखड़ जी, बड़े ही चर्चित है। हाँ। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था कुछ टाइम पहले, और जैसे ही इस्तीफा देने के बाद उनको अपनी पुरानी पेंशन की याद आ गई। हाँ, राजस्थान में हाँ जी बिल्कुल। 2019 में संदेश और देना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा रामलीला मैदान में करूंगा कि आप 25 नवंबर को अपने सारे जरूरी कामों को छोड़कर एक दिन अपने भविष्य के लिए अवश्य दें और सभी दिल्ली चलें। यूपीएस कर रहे हो लेकिन सरकार यूपीएस लेके आ गई, तो यूपीएस में क्या बुराई है जो आप इस चीज़ को पहले दिन से ही नकार रहे हो कि भाई यूपीएस बेकार है? तो ऐसा क्या है इसमें? ठीक है, एक सर अभी जैसे आपने करी युवा वाली बात, तो अभी जो अपना रहना सहना सब जो सिस्टम है खाने पीने का, तो मेरे हिसाब से एवरेज जो जीने की उम्र है वो 60-65 तक सिमट के रहेगी, और पेंशन मिलेगी जब रिटायरमेंट होगी तब। वॉलेंट्री तो कोई कोई लेता है, कोई, वरना मोस्टली सब नौकरी पूरी करके ही जाते हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। तो जब अगर कोई 58 साल जैसे रिटायरमेंट की एज है, 58 साल के बाद रिटायर हो गया, तो आपको नहीं लगता कि 4-5 साल के लिए ओपीएस लेने में नुकसान है? चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए आज अपने साथ है जो पेंशन बहाल संघर्ष समिति है हरियाणा, तो उसके जिला प्रधान गुड़गांव से सुशील कटारिया जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने समय निकाला। धन्यवाद सर। आज जो चर्चा है वो सबसे एक कह सकते हो हॉट मुद्दा बना हुआ है, यूपीएस, एनपीएस और जो ओपीएस है शुरू से वो। पहले तो एनपीएस तक था, अब ये यूपीएस और आ गई, तो अब ये भी बीच में इसका भी मुद्दा बन गया कि भाई अब इनमें से कौन सी बेहतर है। तो जो सर है यूनियन है वो ओपीएस के लिए संघर्षरत है, तो इनसे बातचीत करेंगे। और अगर आप कर्मचारी हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखना बिना स्किप किए, क्योंकि आपको काफ़ी नॉलेज है सर को इन तीनों स्कीमों के बारे में, ताकि आपको भी पता चले कि जो मांग उठ रही है वो कितनी सही है, जो सरकार दे रही है उसमें कितना दम है। तो सारी चीज़ें बताएंगे कि कर्मचारी के हित के लिए कौन सी चीज़ है वो बेहतर रहेगी। तो शुरू करते हैं सर। तो सर सबसे पहले तो यही है कि आप ओपीएस कर रहे हो लेकिन सरकार यूपीएस लेके आ गई, तो यूपीएस में क्या बुराई है जो आप इस चीज़ को पहले दिन से ही नकार रहे हो कि भाई यूपीएस बेकार है? तो ऐसा क्या है इसमें? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, साथ में आपके जो अपना सक्सेस हरियाणा चैनल है इसका भी धन्यवाद करूँगा कि एक जो ज्वलंत मुद्दा उठाया आज आपने। तो सर ये जो आपने बात रखी है मेरे सामने कि यूपीएस जो सरकार लेकर आ रही है हम उसको क्यों नकार रहे हैं जी। हमारी जो कर्मचारियों की जो डिमांड थी वो कभी यूपीएस रही नहीं, क्योंकि शुरू से ही हम एनपीएस का विरोध करते आ रहे हैं। 2018 से लगे थे हम इस मुहिम में जी। जब हमने इनकी कमियों का पता लगा तो तब से हम एनपीएस का विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर सरकार यूपीएस लेके आ गई। लोग कहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन मैं कहता हूँ ये उल्टी पुल्टी पेंशन स्कीम है, उल्टी पुल्टी पेंशन स्कीम। तो ये जो लेकर आ गई जबकि कर्मचारियों ने कभी इसकी डिमांड ही नहीं करी जी। तो ये पेंशन भी थोपने का काम करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि पहली बार ये 24 अगस्त 2024 को जो माननीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी उन्होंने जिक्र किया था यूपीएस का जी। फिर इन्होंने क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए 1 जनवरी से लेकर और जून तक इन्होंने उसके लिए पोर्टल ओपन किया कि भाई आप चूज कर सकते हैं यूपीएस का। तो आपको बता दूं कि 1% से भी कम कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने इसको यूपीएस को ऑफ किया। अडॉप्ट भी उन लोगों ने किया जिनकी जो सर्विस थी वो केवल 10 से 12 साल की। हाँ, मतलब 10,000 वाला जो सिस्टम की मिनिमम मिलेगी वो वाला। हाँ, सोच के, बस यही सोच के कि कम से कम 10,000 मिलेंगे। अच्छा ठीक है। तो मतलब कि यूपीएस ऐसा नहीं सरकार ओपीएस से ध्यान हटाने के लिए यूपीएस लिया ही हो कि भाई यूपीएस ओपीएस को छोड़कर एनपीएस यूपीएस पे बहस करो? बस ये सरकार का काम तो मुद्दे भटकाना ही है ना। तो जब हमारी डिमांड ही नहीं रही, अगर एक कर्मचारी जब अपने आप को सुरक्षित ओपीएस में करता है तो ओपीएस क्यों नहीं देते? ये तो ओपीएस दे देनी चाहिए जो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये तो वही बात होगी कि हम चाह तो रहे थे ओपीएस के रास्ते और ये यूपीएस का फंडा लेके आगे बीच में। तो सर अगला है कि चलो ओपीएस पे तो बात करेंगे,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनपीएस और यूपीएस में से कौन सी बढ़िया है? देखो जी, ये क्वेश्चन तो बड़ा जटिल पूछ लिया आपने। अगर मैं कहूँ एक नागनाथ है और दूसरा सांपनाथ है, यानी कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो गई है, तो इसमें कोई भी कर्मचारियों के लिए बेहतर नहीं है। और इसमें एक कर्मचारी को नहीं नुकसान, बल्कि सरकार को भी है, क्योंकि एनपीएस के अंदर जो सरकार है उसमें अपना 10% हिस्सा देती है। हाँ, तो 14 हो गया, 10 से 14 भी बढ़ा दिया गया, हरियाणा में भी लागू हो गया वो। और जो यूपीएस है उसमें 18.5% दे रही है। जबकि ज़रूरत क्या है, अगर ओपीएस की बात करूँ तो ओपीएस के अंदर जो कर्मचारी जो भी अपना जमा करता है वो उनके सेविंग होती है, पेंशन के नाम पे 1 रुपया नहीं देता। लेकिन यहाँ पे कर्मचारी से भी जबरदस्ती 10% लिया जाता है, और सरकार खुद भी अपना 14% और 18.5% दे रही है। तो क्यों ऐसा करते हैं कि जो जनता के, आम जनता के जो टैक्स का पैसा है वो शेयर मार्केट में लगा जाए? तो मतलब आपके अनुसार कर्मचारी और सरकार दोनों को नुकसान है एनपीएस और यूपीएस में? बिल्कुल जी, दोनों को नुकसान है इसमें, और दोनों को फायदा ओपीएस में है। दोनों को फायदा है जी, बिल्कुल। कर्मचारी भी खुश। तो इन तीनों का अगर कंपैरिजन करें तो सर ओपीएस थोड़ा शॉर्ट में बताओ कि ओपीएस में ऐसा क्या है जो एनपीएस और यूपीएस में आप नहीं देख पा रहे? क्योंकि मुद्दा तो ओपीएस का ही, आपका भी ओपीएस बहाल करो जी। तो ऐसा क्या है कि ओपीएस ही चाहिए, ये दोनों रिजेक्ट? ओपीएस मेन चीज, बिल्कुल सही बात है। ओपीएस है ये आदमी, ये मान कर चलो, अगर मान ले सर्विस आदमी की का शरीर है तो जो पेंशन है ओपीएस है वो आत्मा होती है। क्योंकि जब एक कर्मचारी रिटायर होता है और 25-30 साल तक अपना जो जीवन का स्वर्णिम काल होता है, युवावस्था है, वो देश विकास के लिए और सरकारी नीतियों को सिरे चढ़ाने के लिए लगा देता है। लेकिन जब वो रिटायर होता है, जब उसकी रिटायरमेंट होती है 25-30 साल के बाद, तो एनपीएस के अंदर उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई श्योरिटी नहीं होती कि उसको पेंशन क्या मिलेगी या क्या नहीं मिलेगा, और साथ में मेडिकल सुविधा भी नहीं है। जबकि यूपीएस के अंदर क्या है, अगर एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो जो उसकी लास्ट बेसिक होती है उसका 50% मिल जाता है। तो यहाँ पर एक तो ये अनिश्चितता है कि एनपीएस के अंदर कुछ नहीं पता, ये शेयर मार्केट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये पे आउट स्कीम है। अगर देखें तो पेंशन प्लान नहीं है एनपीएस, तो पे आउट स्कीम होती है, तो इसका कोई भरोसा नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं। दूसरा, आज जैसे आप भी युवा हैं, हम भी चलो ठीक है अभी युवा ही है, तो आज हमें ज़्यादा बीमारियां नहीं होती, लेकिन वृद्ध अवस्था में किसी को कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज है, बड़ी बड़ी बीमारी है, और उस समय सरकार पल्ला झाड़ लेती हैं, तो आदमी इलाज कहाँ से कराएगा? वैसे तो सरकारी नौकरी का मेन तो यही था, तो बुढ़ापे में सहारा मिलेगा। पहले से तो यही चलता आ रहा है जी। ठीक है। तो सर एनपीएस में सरकार 14% दे रही है और ब्याज अलग से मिल रहा है, यह 10% हमारा कट रहा था, 14% सरकार दे रही है, यानी कि लगभग डबल से फालतू आपका महीने का हो गया जी। इंटरेस्ट लगा रहा है। और ओपीएस जो है उसमें ना हमारा कुछ कटना ना सरकार कुछ दे रही। तो अगर देखें कि भाई किसी की अगर मान लो नौकरी 25-30 साल या उससे ऊपर है, तो उसका आपको नहीं लगता कि करोड़ों रुपया उसका एनपीएस में जुड़ जाएगा, और ओपीएस में जाने के बाद उसको नुकसान है उसका? देखो जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक बात देखो, हरियाणा के अंदर जो सर्विस में आने की एज 42 साल तक है। जो आदमी 40-42 की एज में सर्विस में आएगा रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 47 साल भी लगा लो, 5 साल की छूट है, 3 साल की, 5 साल की, तो उसके अब कहाँ टाइम पीरियड पूरा होगा? उसको तो एक तो लेट सर्विस मिल रही है, और दूसरा फिर सिक्योरिटी भी नहीं है, ना श्योरिटी है। फिर तो कुछ नहीं जुड़ेगा अगर सर्विस का। तो उनके लिए तो फिर यही बचेगा जी, या तो वृद्धाश्रम में जाओ, और या फिर अपने बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ काम करो। तो मतलब ओपीएस ही बेटर है हर तरीके से। ओपीएस तो ये मान कर चलो जी, मैं बार बार कहता हूँ ओपीएस देसी घी है। अगर ओपीएस देते, क्योंकि ओपीएस के नाम पे कर्मचारी 1 रुपया भी नहीं देता जी। उसमें जो भी होता है लास्ट के अंदर जो भी मिलता है, तो 50% पेंशन देती है सरकार उसमें, और वो कब देती है? टिल डेथ तक। और क्या होता है, अगर उसके जो स्पाउस वगैरह है उसको भी पेंशन मिलती है, वो की वो मिलती है, तो उसको मिल जाएगी। जबकि एनपीएस के अंदर ऐसा नहीं है। यूपीएस में भी क्या होता है कि जैसे वो जो कर्मचारी अभी इन्होंने किया तो है कि जो 1 साल का जो भी उनका वो एवरेज निकाल लेंगे, और उसका 50% देंगे इन केस ऑफ, अगर 25 ईयर्स
या उससे ज़्यादा सर्विस है तब। लेकिन अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, जो भी रिटायर्ड पर्सन है, तो उसके स्पाउस को 60% ही मिलेगी। जबकि ओपीएस के अंदर क्या होता है कि वो मिलती है उनको, यानी कि 100% ही मिलेगी। और एनपीएस में कोई श्योरिटी है ही नहीं कि क्या मिलेगी, वो तो शेयर मार्केट पे डिपेंड करेगा। बाकी ओपीएस में एक चीज़ क्लियर नहीं है, आपको अगर है तो बताना। चलो एनपीएस में तो ये है कि जो पैसा जुड़ा उसमें से 40% तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा शेयर मार्केट में, 60% मैक्सिमम आप निकाल सकते हो। लेकिन जो यूपीएस में पेंशन दे रही है सरकार, तो फिर मैं वो जो पैसा जुड़ा है वो मिलेगा या उसी पैसे की पेंशन बन रही है? ये मान आपका 2 करोड़ जुड़ गया, उसमें से कुछ मिलेगा या उसी 2 करोड़ में से वापस आपको पेंशन के थ्रू देना शुरू कर देगी? एनपीएस चीज भी उसमें मैंने खूब पढ़ा, मिला नहीं कहीं उसमें। एनपीएस में, यूपीएस में जो पेंशन है, हाँ तो जी, जो आपका कट रहा है 10% आपका कटा रहा, 18% सरकार ने दे दिया, तो जो पैसा जुड़ रहा है इसमें से रिटायरमेंट पे कुछ मिलेगा या इसी पैसे की पेंशन दे रही सरकार? विकास जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने मेरे से कहा किया ये, कि इसके अंदर जो 10% एम्प्लॉय का कट रहा है और जो 18.5% एम्प्लॉयर दे रहा है, हाँ। यानी कि जिस भी विभाग में है वो डिपार्टमेंट देता है उसको। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे उसकी सर्विस 25 साल हो या 30 साल हो, उसमें हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा जो कॉर्पस है वो सरकार के पास रहेगा। तो यानी कि उसी पैसे को फिर वापस दे रही है? उसी पैसे का, अगर मैं आपको बता दूं मोटी मोटी कैलकुलेशन, पूरी राशि का भी नहीं, उसके 10% का ही मिल पाता हमें। हाँ, क्योंकि पैसा तो काफी कटा जगह 10% के ब्याज का ही हमें वो पेंशन के रूप में देती है सरकार। यानी कि फिर तो उसमें तो कर्म बहुत ज्यादा नुकसान है। हाँ बिल्कुल, नुकसान ही नुकसान है। उसमें क्या होता है, बस लास्ट का जो 1 साल का है ना, हाँ, वो कुछ देंगे हाँ, उनको। वो जो एक मुश्त राशि जो है वो हर 6 महीने की सर्विस, वो तो फिर बहुत थोड़ा है, वो तो कुछ लाख ही रुपए बढ़ेंगे। और साथ में ने ग्रेजुएटी का भी है इसके अंदर, वो तो अलग है, लेकिन वो एनपीएस में भी है और ओपीएस में, वो सब में है। तो इसलिए हम अलग से नहीं कह सकते इसके बारे में कि ज़्यादा अच्छी स्कीम है ये। ठीक है। एक सर, अभी जैसे आपने करी युवा वाली बात, तो अभी जो अपना रहना सहना सब जो सिस्टम है खाने पीने का, तो मेरे हिसाब से एवरेज जो जीने की उम्र है वो 60-65 तक सिमट के रहेगी, और पेंशन मिलेगी जब रिटायरमेंट होगी तब। वॉलेंट्री तो कोई कोई लेता है, कोई, वरना मोस्टली सब नौकरी पूरी करके ही जाते हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। तो जब अगर कोई 58 साल, जैसे रिटायरमेंट की एज है, 58 साल के बाद रिटायर हो गया, तो आपको नहीं लगता कि 4-5 साल के लिए ओपीएस लेने में नुकसान है? क्योंकि उम्र तो जीने की कुछ है नहीं इतनी, तो ओपीएस सरकार को तो वैसे फायदा है ओपीएस देने में, 2-3 साल दे के पीछे छूट जाएगा सरकार का, वैसे देना चाहे तो। विकास जी, अगर सरकार को फायदा है, ये बात अगर आपकी इस चैनल के माध्यम से सरकार समझ जाए तो हमें ये नुकसान मंजूर है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ओपीएस के, आपने जैसे बताया, बिल्कुल एवरेज जो ये जहाज हमारी 60 से 65 साल ही है, सरकार को ज़्यादा नहीं है। और हो सकता है कई कर्मचारी तो ऐसे होते हैं रिटायरमेंट ले भी नहीं पाते, तो सरकार क्यों नहीं दे देती? क्योंकि इसमें देखो फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। चलो, जो रिटायरमेंट ले लेता कोई भी एम्प्लॉय, तो उसका जो परिवार भी तो सुरक्षित है, उसकी वाइफ है, उसको भी फायदा रहेगा इसका। और इसमें क्या होता है कि ओपीएस के बाद तो जैसे हमारा सारा, मैंने बताया ना कि जो सेविंग है वो मिल जाती है, कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। पहले एक जो सरकारी कर्मचारी आता था रिटायर, बच्चों की शादी कर देता, मकान वगैरह बना लेता, लेकिन आज ये एनपीएस और यूपीएस में तो ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा। इसमें तो मिलेगा हाँ, इसमें तो मिलेगा ही नहीं। तो जीना या मरना ये तो देखो भगवान के हाथ में है कि कितनी एज हो। लेकिन आप मान के चलो, अगर कोई 70 साल जी जाएगा तब क्या करेंगे? तो इसलिए क्या होता है कि एक साथ जो राशि देंगे उसका इतना महत्व नहीं होता, जो पेंशन के रूप में हमें मिलता है, तो अगर उससे हम अपना गुजारा हो जाता है आराम से। और जबकि इनमें मिलेगा क्या, एनपीएस में जो हम जमा राशि वो दिखता है, अगर जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर होता है उस दिन की शेयर मार्केट पे डिपेंड करेगा जी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर शेयर मार्केट डाउन होगी, अब रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता है, और एक आम कर्मचारी का पैसा कटता है जिसको पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट क्या है, जिसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर करता है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा कि बिल्कुल एक 4th क्लास एम्प्लॉय है जिसके ऊपर एक पूरे परिवार का बोझ रहता, बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, और वो सारे उसी पर डिपेंड करते हैं। तो फिर कहाँ से करेगा वो बेचारा? तो सर एक बयान पीछे वायरल हुआ था, तो सर
आपने एक बयान सुना होगा, शायद खट्टर साहब ने दिया था कि अगर ओपीएस कर्मचारियों को तो देश है ना दिवालिया हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी कैलकुलेशन तो की होगी अच्छे से कि भाई दिवालिया होगा नहीं होगा, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब वैसी हवा हवाई बात थी या एक्चुअल में कुछ है? सरकार भी इतना बोझ पड़ रहा है, इसके बारे में बताओ सर, आपकी यूनियन इसमें क्या कहती है? ये जी हमारा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, तो एक बार उनके मुंह से बात निकली थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर हम कर्मचारियों को ओपीएस देते हैं तो 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। और ये बात कब आई थी? क्योंकि राजस्थान में जब ओपीएस लागू कर दी, हिमाचल में लागू हो गई, चारों तरफ से चारों तरफ से होने लगा ना, तो तब ये बोलते थे कि रेवड़ी बात चल रही है। तो उस समय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये बात कही थी, अगर कर्मचारियों को ओपीएस देते हैं तो 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। तो खट्टर साहब की इस बात का मैं खंडन करते हुए ये कहता हूँ कि जब 2003 के अंदर पीएफआरडीए बिल लेकर आए और 1 जनवरी 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब एनपीएस को लॉन्च किया, तो सबसे पहले बिहार ने इसको अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने लागू कर दिया। तो आज भी आप देख रहे हैं कि एनपीएस अडॉप्ट करने के बाद भी जो हमारा बिहार है कोई कल्याणकारी राज्य नहीं बना। दूसरी तरफ जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल ने आज तक एनपीएस को अडॉप्ट नहीं किया, आज भी वहां पे ओपीएस ही लागू है, तो वो कहीं बर्बाद नहीं हुआ। तो खट्टर साहब की इस बात का मैं खंडन यहाँ पे करता हूँ कि एनपीएस से देश कैसे हमारा समृद्ध हो सकता है और ओपीएस से हमारा जो देश है वो दिवालिया घोषित होगा। तो वहाँ अगर दोनों हम स्टेट का जिक्र करते हैं तो यहाँ कहीं आसपास की भी बात नहीं है जी इसमें। तो ये तो एक मूर्खतापूर्ण ही अभिव्यक्ति कहूँगा मैं उनकी। तो वैसे तो जितने भी अपने एमएलए एमपी सबको ओपीएस मिल रही है और हर टर्म की अलग अलग मिल रही है, तो उसमें तो नहीं हो रहा दिवालिया कुछ भी। ये विकास जी बड़ा ही ज्वलंत क्वेश्चन उठाया आपने। मैं आपको बताऊं 2004 से पहले नेताओं को कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती थी, बस इनको क्षेत्रीय भत्ता, संसदीय भत्ता ये मिलते थे जब तक वो रहते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, कहा नहीं करा घर की बही का लिखनिया। जब ये पीएफआरडीए बिल आया तो कर्मचारियों की तो पेंशन बंद कर दी और अपनी पेंशन इन्होंने लागू कर दी। यानी कि एक बार शपथ लेती है, चाहे कोई एमएलए हो या एमपी हो, इनकी तो पेंशन शुरू हो जाती है। अब जैसे मैं बीच में एक जिक्र और करूंगा आपके सामने, अब जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं जगदीप धनखड़ जी, बड़े ही चर्चित है। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था कुछ टाइम पहले, और जैसे ही इस्तीफा देने के बाद उनको अपनी पुरानी पेंशन की याद आ गई। राजस्थान, हाँ जी बिल्कुल। 2019 में जब ये राज्यपाल बने थे तो उससे पहले ये विधायक रहे थे 2 बार वहाँ के, तो इनको उस पेंशन की याद आ गई। जब 2019 में राज्यपाल बने तो इनकी पेंशन बंद हो गई थी विधायक वाली, लेकिन आज जैसे ही राष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दिया तो उस पेंशन की याद आ गई। आप ये मान कर चलो कर्मचारी तो एक आम आदमी होता है, और जो भी एक उपराष्ट्रपति पद पे रहा व्यक्ति, उसको भी अपनी पेंशन का, ओपीएस का इतना ज्यादा ख्याल है, तो क्या कर्मचारियों के लिए कैसे दिवालिया होगा देश? सही बात है। तो जब नेता इस मोह को नहीं त्याग सकते, जब क्या कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई गरीब आदमी बन सकता है? नहीं बन सकता। जब वो ओपीएस की डिमांड करे तो कर्मचारी कौन सा गलत कर रहे हैं? तो कर्मचारियों को भी हक मिलना चाहिए। तो सर अभी काफी आपने यूनियन ने बहुत कुछ किया है, अलग अलग प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन। अभी आगे का रोड मैप आपका क्या है अभी ओपीएस के लिए? देखो जी, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हम कर चुके हैं। इसमें धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज भी किया गया है। जैसे कि कोई आतंकवादी हो, हम 11 फरवरी को जब हमने वहाँ पे किया था पंचकुला के अंदर, तो लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें की गई। जैसे कि हम है ना, कोई कर्मचारी ना हो आतंकवादी हो, और जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि हम एक संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पेंशन की डिमांड करने गए थे। तो लेकिन कर्मचारियों का हौसला उसके बाद भी कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ा है। और आज विभाग के अंदर, सरकारी विभाग में आप देखोगे तो जो जीपीएफ वाले कर्मचारी वो रिटायर होते जा रहे हैं, और हो सकता है 2-4 साल के बाद एनपीएस या यूपीएस वाले ही बचे। तो आज हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। और आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों को भी, कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक संघर्ष जारी ही रहेगा हमारा। हम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे।
चलो अच्छी बात है सर कि यूनियन संघर्षरत है और जल्दी उम्मीद है कुछ इसका फल मिले। तो इसी कड़ी में अगर देखें कि अभी 2025 चला हुआ है, 2029 में चुनाव है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो क्या आपको लगता है कि 2029 के चुनाव से पहले ओपीएस मिल सकती है? विकास जी, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को मान के और आपके चैनल को देख के ये हमें अभी ओपीएस का उपहार दे दे। देखो 2029 तो बहुत दूर की बात है। जहाँ तक हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है, क्योंकि जायज मांग है, संवैधानिक मांग है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब एक उपराष्ट्रपति पद का आदमी अपनी पेंशन का वो कर सकता है, यानी कि 2,73,000 पेंशन होगी उसकी आज है, तो वो कर सकता है। जबकि आपको एक बात बता दूं मैं कि जब तक वो जिंदा रहेगा, उसको जो एक एमपी को जितने भी सुख सुविधा मिलते हैं, बंगला, कोठी, नौकर चाकर, वो सारे मिलते रहेंगे जिंदगी भर तक, जब तक वो उनकी उम्र है, ताउम्र तक। तो जब वो माया नहीं छोड़ते तो हम क्यों छोड़ दें। तो रही बात ये 2029 की, हम तो चाहते हैं सरकार जल्दी करे, और नहीं तो 2029 भी विकास जी छोड़ के चलो आप कि 2029 में भी नहीं करते तो संघर्ष जारी रहेगा। और मेहनत आप और किसी से नहीं, खुद से वादा कर रखा है। और हमारे साथियों ने भी, हमारे राज्य प्रधान हैं भाई विजेंद्र धारीवाल जी, जो बहुत संगठन के प्रति उनका बहुत ज़्यादा समर्पण है, और चुनाव से पहले कई बार दिखते भी आए, बयानबाजी भी हो इनके खिलाफ, हम ये करेंगे, लेकिन कभी भी संघर्ष में हम कमज़ोर नहीं पड़े। और वो हमारा एक कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है। कि आपको और एक बात बता दूं, जैसे यूपीएस के बार बार आपने क्वेश्चन किया मेरे से, ये देखो इस हमारे भारत के अंदर अगर हम बात करें सबसे बड़े आंदोलन की, किसान आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर भी दो शब्द नहीं बोले कभी भी। लेकिन जब 2024 में हरियाणा का चुनाव था, तो उससे पहले कुरुक्षेत्र में एक रैली के दौरान माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये यूपीएस का जिक्र वहां लेके आए थे पहले। अच्छा। तो इन्होंने वो किया था कि भी कर्मचारियों को हम एक सुरक्षित पेंशन का वो देंगे, तो हमें पूरा वो लगता है। और उस समय मैं आपको बता दूं कि पूरा भारत हरियाणा की तरफ देख रहा था, और आज भी मैं ये मान के चलता हूँ जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो प्रदेश हैं, हमने सभी हरियाणा की तरफ देखते हैं। और आप देखना, ये ओपीएस बहाल कराने का काम भी पेंशन वाली संघर्ष समिति करेगी, भाई विजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में करेगी, और हम पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल स्थापित करके दिखाएंगे, और ये पेंशन जल्द ही ओपीएस बहाल होगी, मेरा ऐसा विश्वास है। चलो अच्छी बात है सर, जल्दी से जल्दी कुछ मिले। लेकिन एक बात और देखो सर, अभी सेंटर में भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि बिना सेंटर गवर्नमेंट की सहमति के हरियाणा सरकार आपकी मांग मान लेगी? बिल्कुल, आज सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी है, और ये कहूँ भारत में ही लगभग मतलब आधे से ज्यादा में तो बीजेपी की सरकार है। तो सरकार तो देखो, हमारा जो ये मुद्दा है कभी राजनीतिक मुद्दा रहा ही नहीं। हमें ना तो कांग्रेस से कभी प्रेम हुआ, ना बीजेपी से हमने कोई नफरत हुई। हमारे लिए कोई ये राजनीतिक पार्टियों का कोई भी वो नहीं है जी। हम तो अपनी मुहिम के पीछे हैं। हमने राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं बनाया इस चीज़ को कि जो पेंशन की डिमांड है। लेकिन आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि हरियाणा प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार, और फुल फ्लैश है पूरे भारत के अंदर। तो अगर यही कर्मचारियों की जायज मांग को मानते हुए अगर ओपीएस का उपहार देते हैं, तो हम तो इनके इस फैसले पर भी फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और जो ये आंदोलन, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, हम इनको इनके स्वागत में ही तब्दील कर देंगे। हम तो सम्मान करेंगे कि बल्कि अपने मंच पर बुला के। ठीक है सर। तो सर एक बात ये है, जैसे आपने कहा कि अभी धीरे धीरे जीपीएफ वाले कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, एनपीएस वाले बचते जा रहे हैं, तो खासकर आप पिछले 10 साल में काफ़ी युवा कर्मचारी बहुत आए, रिक्रूटमेंट हो गए। तो जो युवा कर्मचारी है, आप जाते हो स्कूलों में, ऑफिस में, अपनी यूनियन का जो है जो संख्या वाला बढ़ाने के लिए, तो युवा जो कर्मचारी है, जो अभी खासकर वो जो अभी इसी सरकार में भर्ती होके आया है पिछले 10-12 साल में, उनका कितना सहयोग जो है आपकी यूनियन को मिल पा रहा है, आपको मिल पा रहा है?
आज विकास जी, जब हम एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं, एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के पास जाते हैं, और हमारा जो हमारी PBSS है, पेंशन वाली संघर्ष समिति है, इसका केवल यही उद्देश्य है कि हर कर्मचारी तक हम अपनी पहुंच बनाए, और साथ साथ में कर्मचारी नहीं, हम तो चाहते हैं आम आदमी को भी ये पता लगना चाहिए, क्योंकि आज एक आदमी अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला रहा है। एक किसान है, वो खुद भूखा रहता है लेकिन अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। एक छोटा दुकानदार है, वो अपनी जरूरतों को छोड़ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहा है। हाँ। या एक दिहाड़ीदार मजदूर है, इवन अगर बात करो एक सफाई कर्मचारी भी है, तो उसके मन में केवल एक ही है कि मेरा बेटा या बेटी आगे चलकर सरकारी सेवा में आए। तो हम उनको भी समझाने का काम करें, अगर सरकारी सेवा में भी आते भी हैं, अगर यही NPS या UPS का फंडा ही चलता रहा, ये उल्टी पुल्टी स्कीम आती रही, तो कोई भविष्य नहीं होगा। और आप ये भी देख लोगे, आज बहुत से युवा कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेंशन होती थी, पेंशन चार्म होता था सरकारी नौकरी का। तो अगर पेंशन दोबारा से आती है तो हमारी जो सरकारी नौकरी का चार्म भी बढ़ेगा, और आम जनता जो आज एक सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं अपने बच्चों का, या जो नए नए अब बच्चे आ रहे हैं सरकारी सेवा में, तो उनका भविष्य को सुरक्षित करना ये भी सरकार का ही दायित्व बनता है। और एक कल्याणकारी देश है हमारा, तो कल्याणकारी देश में तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर पीछे अंग्रेजों के टाइम में भी पेंशन दी जाती थी जो कर्मचारी रिटायर होते थे, और आज तो हम देखो देश की सबसे बड़ी आजाद है। हाँ, देश आजाद है, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हाँ। तब हम कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रहे। तो इसलिए मैं तो यही उम्मीद करूंगा जी कि उन मुहिम से सभी को जोड़ा जाए, ताकि पता लगे कि कहाँ पर कमी है। तो सर, आप काफ़ी लंबे टाइम से यूनियन के थ्रू जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हो, तो अपने गुड़गांव जिले के, खासकर गुड़गांव जिले के कर्मचारियों को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं गुड़गांव जिले के अपने समस्त कर्मचारी भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि जब एक उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपनी पेंशन के प्रति इतना जागरूक हो सकता है कि जो इतने 3 पेंशन लेने के बाद और फिर उसको अपने विधायकी की पेंशन याद आती है, तो आप क्यों सोए हुए हैं? क्या आपका अधिकार नहीं है? क्योंकि आज हम अपने रोजगार कर रहे हैं, अपनी सरकारी सेवा दे रहे हैं, तो जब जिस दिन आप रिटायर होके जाएंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे अगर OPS बहाल नहीं होती? तो ये केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनों के सुनहरे भविष्य के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए आज आप PBSS का हाथ मजबूत कीजिए और संघर्ष में हमारा अपना योगदान दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज सक्सेस हरियाणा इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि बहुत जल्दी जो ये सरकार NPS से UPS पे आई, जल्दी ही OPS पर भी आएगी, लेकिन उसके लिए आप सभी का एकजुट होना बहुत जरूरी है। और अंत में मैं एक संदेश और देना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा रामलीला मैदान में, जो कि NMOPS के बैनर तले किया जाएगा, जिसके नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी हैं, जो कि UP से आते हैं, और हमारे जो पेंशन वाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान हैं विजेंद्र धारीवाल जी, ये उसके संगठन सचिव हैं। तो सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप 25 नवंबर को अपने सारे जरूरी कामों को छोड़कर एक दिन अपने भविष्य के लिए अवश्य दें और सभी दिल्ली चलें। ठीक है। तो आप सभी ने देखा और सड़क के विचार भी सुने, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता चला होगा कि OPS, UPS और NPS दोनों में किस में फायदा होगा। तो जिसने पूरा अगर आपने निचोड़ निकाला तो यही निकल के आ रहा है कि OPS में ओवरऑल देखे तो OPS में फायदा है। तो अपने साथ थे जिला गुड़गांव से पेंशन बाल संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है सुशील कटारिया जी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को समय दिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो में यहाँ तक देखा। अगर आप कर्मचारी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल कर्मचारियों के हित में सदैव आवाज़ उठाता रहेगा। जो भी कर्मचारी हित की जो भी नियम रूल रेगुलेशन सब कुछ मैं आपको बताता रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।